हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरकौल आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स, जो मैंने कंप्लीट क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट की और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम का प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है क्लास 12th के लिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और आप लोगों को उनके अगर ऑफलाइन नोट्स चाहिए या आज की वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, आप लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेगुलर जो वीडियोज़ है हमारी 6 बजे आती है लगभग, ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर गॉस थ्योरम। देखो बच्चों, गॉस थ्योरम के लिए आप लोगों को आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी सरफेस से, क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। मान लो सरफेस का एरिया एस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू कितना होता है, एस, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो बच्चों, लेट अस सपोज ऐसा हो कि मेरा जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना जाए, ठीक है ना। मान लो आपकी सरफेस ऐसी है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कितना एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पे जा रहा है। तो उस समय ये सरफेस का एरिया वेक्टर तो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होता है। तो अगर कभी किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे जाए तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है, या इसी को हम लिखते थे फाई इक्वल टू कितना, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने आप लोगों को इस फ्लक्स को इंटीग्रल फॉर्म पे लिखना सिखाया था लास्ट लेक्चर में, शॉर्ट में बता रहा हूं अभी। हाँ, क्या होता था बताओ, फाई इक्वल टू होता था किसी भी सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता था। अगर क्लोज्ड सरफेस के लिए काम कर रहे हैं तो क्लोज का साइन आता था। तो ये होती थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंटीग्रल फॉर्म, ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो आप सुनना जरा ध्यान से, गॉस क्या कहता है। जो गॉस की थ्योरम है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉस की थ्योरम हमेशा किसी क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई होती है। क्लोज्ड सरफेस मतलब अगर आप एक सर्कल बना लेते हो, आप एक ट्रायंगल बना लेते हो, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है बच्चों। कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस क्लोज्ड सरफेस नहीं होती है। क्लोज्ड सरफेस 3 डायमेंशनल सरफेस को कहा जाता है। जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, जिसमें आप कुछ भर सको, उसको क्लोज्ड सरफेस कहते हैं, ठीक है ना। या कोई भी शेप, आलू ले लो, कोई बैगन ले लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो, 3 डायमेंशनल चीज, वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर आएगी। कोई भी 2 डायमेंशनल चीज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। हाँ, तो गॉस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो लेट अस सपोज आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस मतलब कोई 3 डायमेंशनल सरफेस है, ठीक है ना, ठीक है। ये आपकी कोई क्लोज्ड सरफेस है। तो गॉस ने क्या बोला कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस आपके पास है, ठीक है, इससे इनक्लोज्ड कोई चार्ज है, मतलब इसके अंदर आपने कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो प्लस से क्या होगा, खूब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगा, ऐसे है ना। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खूब सारी इस प्लस से कहां को निकलेंगी, बाहर को निकलेंगी। तो गॉस कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। तो गॉस कहता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई, ये होता है 1/ε0 टाइम्स किसके होता है, उस क्लोज्ड सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज के। इनक्लोज्ड मतलब इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस जो भी चार्ज है उसका होता है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स क्या होता है, उस क्लोज्ड सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज का, ठीक है ना। अब हम लोगों ने फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये भी पढ़ा है कि सिंस फाई इक्वल टू कितना होता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ होता है ई वेक्टर डॉट कितना होता है, डीएस वेक्टर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये पढ़ा है, तो आप चाहो तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, फाई की जगह इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम यही कहती है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर फाई इक्वल टू आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की थ्योरम है। तो इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, उसके अंदर जो चार्ज है
बाय द क्लोज्ड सरफेस, दैट इज फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? तो आपको गॉस थ्योरम समझ में आ गई, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो गॉस थ्योरम कहती है सीधी सी बात कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स होता है फाई, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हाँ, तो शॉर्ट में बोलूं तो फाई इक्वल टू कितना, क्यू मतलब उस क्लोज्ड सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया ना? प्रूफ करके देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, मुश्किल मत बनाया करो यार चीजों को ना, चीजों को थोड़ा आराम से समझा करो। तो लेट अस सपोज वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस, ये आज हमारी एक कोई क्लोज्ड सरफेस है, तो ये स्फीयर है। हाँ, 2 डायमेंशनल सरफेस मत समझना, ठीक है? तो ये हमारी कोई क्लोज्ड सरफेस है। मान लो इस क्लोज्ड सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही प्लस चार्ज रखा इस क्लोज्ड सरफेस में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को जाता है बच्चों, बाहर की तरफ को जाता है। तो इस प्लस क्यू चार्ज से जाने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखना बाहर को जाता है। तो इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे बाहर को जा रहा है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ई वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो आपकी क्लोज्ड सरफेस है ना, इस क्लोज्ड सरफेस का कुछ तो एरिया होगा। तो लेट अस सपोज इस आपकी क्लोज्ड सरफेस का एरिया मैं एस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एस। अभी आपकी क्लोज्ड सरफेस है तो ऑब्वियस है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस तो होती होगी ना। तो मान लेते हैं जो आपकी क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस की जो रेडियस है ये आर मान लेते हैं। फिगर थोड़ा अच्छा बनाएंगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस की जो रेडियस है आर ले लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर रेडियस की आपकी क्लोज्ड सरफेस है। समझ में आ गया? जिसका एरिया एस होगा और एस स्पेयर है, तो स्पेयर का एरिया कितना होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्लोज सरफेस का एरिया इतना होगा। ठीक है ना? अभी जो आपकी जो क्लोज्ड सरफेस या जो स्पेयर है, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं बच्चों मैं। इस क्लोज्ड सरफेस का मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं। ये देखो, ये जो आपकी क्लोज सरफेस है इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, इस क्लोज सरफेस का मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। तो बताओ पूरी सरफेस का एरिया एस है, तो छोटे से हिस्से का एरिया कितना हो जाएगा? तो ये छोटे से हिस्से का एरिया हो जाएगा आपका ds हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ds। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो छोटी सी सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर है इससे बाहर को जाएगा। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो छोटी सी सरफेस है, इस छोटी सी सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इससे बाहर को जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस छोटी सी सरफेस से जाने वाला एरिया वेक्टर दिखा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। तो इस स्फीयर पे मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया और ये छोटे से हिस्से का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? ये छोटे से हिस्से का एरिया हो जाएगा d। छोटी चीजों के लिए d आता है तो ds वेक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ds वेक्टर। तो मैंने एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज लिया, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर ली, तो इस स्फीयर का एरिया s हो जाएगा जिसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस स्फीयर का अगर मैं छोटा सा हिस्सा ले लूं ये, तो छोटे से हिस्से का एरिया ds होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन उस सरफेस से बाहर को होती है। तो इस छोटे से हिस्से का एरिया वेक्टर बाहर को जाएगा। ठीक है ना? अब इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं। तो मान लो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट P है। ये क्या पॉइंट है? P पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब मेरे को गॉस थ्योरम प्रूव करनी है ना, तो ध्यान से सुनना। हाँ, अब मैं यहां से प्रूव करना शुरू करता हूं। तो मैं लिखता हूं एट पॉइंट P। मैं कहां पे चेक कर रहा हूं बच्चों? P पॉइंट पे चेक कर रहा हूं। हाँ, तो मैंने लिख लिया एट पॉइंट P ले लिया। ठीक है, थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं वरना फिर देखने में दिक्कत हो रही है। तो P पॉइंट पे देख रहा हूं। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कितना होता है? ई वेक्टर डॉट कितना होता है? ds वेक्टर होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। तो a डॉट b कितना होता है बताओ? ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट ds कितना हो जाएगा? ई ds कॉस थीटा आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रहा है, छोटे से हिस्से का एरिया वेक्टर भी बाहर को जा रहा है, तो ई और ds सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? है या नहीं है बताओ? तो कहीं ना कहीं मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ई वेक्टर पैरेलल टू किसके है? ds वेक्टर। तो ई और ds सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री हो जाएगा।
तो यहां से आपका जो फाई आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस कितना आ जाएगा 0 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, ई इंटू कितना आ जाएगा डी एस। अब E क्या है बताओ तो, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, सिंस किसी भी Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा है हमने, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो E की जगह अगर मैं चाहूं तो ये वैल्यू रख सकता हूं। तो बताओ फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, E की जगह रख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना R स्क्वायर, E की जगह रख दिया, और साथ में कितना है आपका ds है। अब कुछ बातें मेरी ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। मैं इधर वाला हिस्सा मिटा दे रहा हूं, ये आप लोग कुछ सेकंड पीछे जाके देख लेना, कभी भी कोई कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होता है। तो इसमें जो जो चीजें कांस्टेंट है वो मैं बाहर ले सकता हूं। तो देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को पता है कांस्टेंट है, तो ये आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। क्यू चार्ज आपने लिया है तो क्यू भी कांस्टेंट है, तो क्यू भी बाहर आ जाएगा, अपॉन ये जो स्फीयर है ना इसकी रेडियस भी तो फिक्स है, स्फीयर यूनिफॉर्म है ना, तो आर भी एक कांस्टेंट है, तो आर भी क्या आ जाएगा बाहर, तो ये आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बचेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब समझो, देखो डीएस छोटे से हिस्से का एरिया, इंटीग्रेशन मतलब टोटल, तो इस छोटे से हिस्से को अगर इंटीग्रेट करोगे तो पूरे स्फीयर का एरिया आएगा। हम लोग जानते हैं बच्चों, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना होता है बच्चों बताओ, x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो ठीक है बाहर ऑलरेडी है, ठीक है ये तो बाहर है ही। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है। अभी s क्या है बताओ तो, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ds से छोटे से हिस्से का एरिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds पूरे स्फीयर का एरिया होगा, और पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर है। तो साइड में लिख लेता हूं, सिंस जो आपका s है ना ये पूरे स्फीयर का एरिया है, जिसकी वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। कहाँ गया मेरा इरेजर, ये है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे s की जगह 4 पाई r स्क्वायर रख सकता हूँ, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो ठीक ही है। और साथ में देख s की जगह रख दिया मैंने कितना, 4 पाई r स्क्वायर। कुछ चीजें कटप्पा हो रही हैं, देखो तो 4 पाई से 4 पाई कटप्पा हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटप्पा हो गया, तो क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा फाई इक्वल टू कितना बचा, एक q बचा और ये एप्सिलॉन नॉट बचा। तो यही तो थी गॉस की थ्योरम कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। हेंस प्रूव्ड, हो गई प्रूफ गॉस थ्योरम, दैट्स इट, ठीक है। बाकी कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बाकी थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही होगा कि हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूव करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक थैंक यू।